गुड इवनिंग राखी। कल का जो हमने पढ़ा था आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, ये 10th लेक्चर है, 10वां लेक्चर है अभी तक का, है ना। जितने हमने पुराने में पढ़ा है, यानी कि जितने भी लघु चित्र हमने पढ़े हैं या फिर पेंटिंग्स पढ़ी है, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा है, स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा है, उससे हम आगे पढ़ेंगे। कल हमने अजंता एलोरा केव्स के बारे में पढ़ा था और उनके बीच में डिफरेंस देखा था, और हिस्ट्री में क्या बीसी बी और सी क्या होता है वो देखा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। एक बार कल का ज्यादा सा रिव्यू ले लेते हैं अपन। कल कहाँ से शुरू किया था अपन ने? वेदांत, आवाज आ रही है आपको? यस और नो बोल दो जल्दी से। ओके। कल हमने यहाँ से शुरू किया था। अजंता एलोरा केव्स में जो डिफरेंस है वो हमने देखे थे कि डिफरेंस क्या है। जैसे कि अजंता केव्स पहले बनी थी, एलोरा केव्स बाद में बनी थी। अजंता केव्स में जो है आपको सिर्फ बुद्धिस्ट गुफाएं ज्यादा देखने को मिलेगी, ये हमने देखा था यहाँ पे। और एलोरा केव्स में हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन जो है तीनों टाइप की आपको गुफाएं देखने को मिलेगी। इनमें डिफरेंस क्या क्या था वो हमने कल देख चुके थे। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था जो बाघ की गुफाएं जो एमपी के धार जिले में है वो देखी थी हमने, है ना। इनमें किस किस टाइप की पेंटिंग से है, जो बोधिसत्व के बारे में पढ़ा था। फिर अन्नामलाई की गुफा जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, वहां पे क्या क्या चीजें हैं, इस टाइप की पेंटिंग जो है हम आज जाके देख सकते हैं। हमारे लिए पेंटिंग इतनी हमें इतनी समझ में नहीं आती, लेकिन ये पेंटिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने शीतलवास के बाद में एक और देखी थी, रावण छाया शैलाश्रय। ये जो हमने उड़ीसा में देखी थी कि इसमें उड़ीसा में एक राजा का जुलूस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक पेंटिंग बनाई हुई है। लेपाक्षी मंदिर की चित्रकला आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बताया था कि ये तेलंगाना से अलग होने के बाद ये शुरू हुआ था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था बादामी की गुफा चित्र, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए थे, है ना। बादामी की गुफा चित्र कहाँ पे मिलेगी आपको? ये मिलेगी कर्नाटक के उत्तरी भाग में, बागलकोट जिले में मिलेगी। यहाँ पे हिंदू और जैन दोनों गुफा देखने को मिलती है। ठीक है, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। ठीक है, ये हमने देखा था। अब हमने शुरू का ये जो हमें डिटेल में देखना है कि ये कहाँ से हमें देखना है, कल जो हमने एंड किया था। तो ये यहाँ से शुरू करते हैं, गुफा नंबर 4 से हम शुरू करते हैं, है ना। ये जो गुफाएं हैं, बादामी की गुफाएं, ये चालुक्य राजाओं के द्वारा बनाई गई थी, और ये कहाँ पे है? ये कर्नाटका में सिचुएटेड है। इसमें तारीख क्या है? 578 से 89 ईस्वी का उल्लेख है, यानी ईसा के बाद की ये टाइम पीरियड है। और यहाँ पे कौन सी किसकी छवि बनी हुई है? विष्णु भगवान की छवि शामिल है। इस गुफा की चित्रकारी महल के दृश्य को दर्शाती है। एक में पुलकेशिन प्रथम के पुत्र और मंगलेश के बड़े भाई कीर्तिवर्मन को महल के अंदर अपनी पत्नी और सामंतों के साथ बैठे हुए नृत्य करते हुए दिखाया गया है। यानी कि यहाँ पे भगवान की छवि भी है और राजा और उसके राज दरबार की छवि है। अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि जो बादामी की गुफा है, तो वहां पे चित्र जो बने हैं वो किस बारे में बनाए हुए हैं, तो वो भगवान के भी चित्र है और साथ में जो है राजाओं के भी चित्र है। तो दोनों टाइप के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि वहां पे चित्र बने हैं, उनका विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन है ना राखी, ये प्री में आता है कि क्योंकि वन लाइनर होता है कि जैसे कि बाघ की गुफाओं में किस धर्म से संबंधित चित्र बने हुए हैं, बादामी की गुफा में किस धर्म से संबंधित चित्र बने हुए हैं, या किस सब्जेक्ट से, तो ये वन लाइनर होते हैं आंसर इनके, तो ये प्री में ज्यादा आते हैं। नहीं हाँ, सर, बोलो फ्री में राखी। नहीं आया क्योंकि मैं एग्जाम दे के आई हूँ ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपने हमारे अगर एक एग्जाम दी है, दो एग्जाम दी है, उसमें ये क्वेश्चन नहीं आया, तो क्या दो आगे ये दिन क्वेश्चन नहीं आ सकता? नहीं हाँ, आया। तो ये आगे क्वेश्चन नहीं आ सकता, आगे ये क्वेश्चन। मैं मेरा मतलब ये है कि सर मेंस हाँ में भी हाँ। आ सकता है, जैसे डिटेल्स नहीं में। मेंस, मेरा वो हाँ मतलब हाँ, मेंस में आ सकता है। मेंस में क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, मेंस में क्या क्वेश्चन आएगा कि जी। अजंता और एलोरा केव्स के बारे में डिफरेंस बताऊं, ठीक है। या फिर जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये बादामी की गुफा है, तो बादामी की गुफाओं की विशेषता बताइए आप, तो उसके बारे में डिटेल में लिखना पड़ेगा। ये अगर वन लाइनर क्वेश्चन आया तो इस टाइप से आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि सारे जो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। प्री में क्वेश्चन किस टाइप से आएगा वो मैंने बताया, मेंस में आएगा तो किस टाइप से आएगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है।
150 या 250 के जो वर्ड होते हैं उस तरीके से आएंगे ना तो उसमें तो ये क्वेश्चन नहीं आ सकता ना कि इसका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि वो तो एक लाइन में खत्म हो जाएगा, वन लाइनर होगा वो। देन क्वेश्चन क्या होगा, चेंज होके आएगा कि आपको विशेषता बतानी है, किस टाइम पीरियड पे बना था, किस किस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बताओ, तो इस टाइप से ये मेंस में आता है। ठीक है, ओके। ओके कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे पाए गए जो चित्र है वो शैली शैली के रूप में, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में तो अलग है, सब्जेक्ट वहां पे भगवान से संबंधित ज्यादा थे अजंता में, और यहाँ पे राजा से संबंधित और भगवान दोनों संबंधित है, लेकिन शैली जो है, जिस तरीके से चित्र बनते हैं वो अजंता में पाए गए चित्रों के समान है। यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी खींची गई रेखाएं, तरल रूप और सघन रचना उस दक्षता और परिपक्वता का उदाहरण देती है जो कलाकारों ने छठी शताब्दी ईस्वी में हासिल की थी। अभी उस समय के हिसाब से बहुत ही आधुनिक टाइप की ये पेंटिंग थी, ऐसा बोल सकते हैं। अभी के हिसाब से तो अभी तो वैसे हम बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी दक्षता का उदाहरण देती है। अब यहाँ पे कितनी गुफाएं, यहाँ पे टोटल 4 गुफाएं हैं, है ना। पहली जो गुफा नंबर 1 है वो चारों गुफाओं में सबसे पुरानी है। गुफा की छत पर नटराज के रूप में भगवान शिव और कुंडलित नाव के साथ शिव और पार्वती का चित्र है, यानी कि ये वाला जो फोटो है ये भगवान से संबंधित है, और कौन से भगवान से, शिव भगवान से संबंधित है। और यहाँ पे शिव भगवान का नटराज रूप है ना, नटराज रूप जो होता है वो दक्षिण भारत में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम दक्षिण भारत में ही देखने को मिलता है। और नटराज जो रूप होता है वो शिव भगवान का जो गुस्से वाला है, या फिर जो तांडव नृत्य करते हैं उस समय जो डांस करते हैं उसको नटराज रूप कहते हैं। तो नटराज रूप को समर्पित है। क्वेश्चन ये आ सकता है अगर प्री में आया तो कि कौन सी गुफा में, अगर 4 गुफा के नाम दे दिए आपको, कौन सी गुफा में नटराज गुफा का चित्र देखने को मिलेगा, तो वो आपको बादामी की गुफा उसका आंसर करना रहेगा। गुफा नंबर 2 भगवान विष्णु और उनके कई अवतारों को समर्पित है। यहाँ पे आप देख रहे हो बौद्ध धर्म से संबंधित कम है और हिंदू धर्म से संबंधित ज्यादा है। थर्ड वन है गुफा नंबर 3 में ब्राह्मणवादी रूपों से प्रेरित है। इस प्रकार इसमें विष्णु के कई अवतार, जो विष्णु के जो 10 अवतार है उनमें से पर वासुदेव, भूवरा, हरिहर, नरसिम्हा आदि के बारे में यहाँ पे बताया गया है, उनकी विशाल आकृतियां है। ये इस टाइप के यहाँ पे म्यूरल्स बनाए हुए हैं, जो भित्ति चित्र है इस टाइप के आपको बादामी में देखने को मिलेंगे। याद रखना बादामी कर्नाटका में सिचुएटेड है। ठीक है, गुफा नंबर 4 जो है वो जैन विचारधारा पर आधारित है, जिसमें भगवान महावीर की विशाल छवि है। ऐसा कहा जाता है इसका निर्माण पहली गुफा से कम से कम 100 वर्ष की दूरी पे हुआ। अब 100 वर्ष की दूरी यानी कि टाइम पीरियड बता रहे हैं कि 100 वर्ष के बाद पहले बौद्ध बनी थी, पहले हिंदू जो पेंटिंग बनी थी, उसके बाद बुद्ध धर्म से संबंधित पेंटिंग यहाँ पे बनी थी। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड पीडीएफ है चित्रकला से रिलेटेड, वो यहाँ पे एंड हो जाती है। ये कल रह गया था इसलिए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। इसमें तो मुझे लगता नहीं कि कोई डाउट होगा आपको बादामी वाले में। इसके बाद हम आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आपको कोई इसमें डाउट तो नहीं है, वेदांत, राखी, पारुल? अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं दूसरी पीडीएफ शेयर करता हूँ। और ये पीडीएफ जो है वो आपको हमारी जो टेकमी टैब है उसमें स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी, आपको मैंने अपलोड कर दी। ठीक है, ओके। तो मैं ये दूसरी जो पीडीएफ है जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम देखते हैं, है ना। मैं वो पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। ये जो आज का टॉपिक है हमारा ये है भारत की लघु चित्रकला, है ना। अभी तक हमने जो चित्रकला देखी थी वो म्यूरल पेंटिंग थी, भित्ति चित्रकला थी या पाषाण चित्रकला। उनमें डिफरेंस क्या होता है लघु चित्रकला और पाषाण चित्रकला में? जो पाषाण चित्रकला होती है वो पत्थरों पे होती है, गुफाओं पे होती है ना। तो वो हमारे जो मानव जब पूरा पाषाण काल में था वहां से लेके जो हमारी सिचुएशन जो सभ्यता है वो आगे बढ़ती है उस समय तक का था। फिर भित्ति चित्रकला जो हमने अभी कल और आज थोड़ी सी देखी, वो ज्यादातर मंदिरों में और जो रिलीजियस थिंग्स है उनसे रिलेटेड है, जो पत्थरों पे, दीवारों पे मंदिरों बनाए गए और वहां पे जो भित्ति चित्रकला है उसको बोलते हैं। अब हम आए हैं लघु चित्रकला। लघु चित्रकला में क्या होता है कि इनमें चित्र छोटे होते हैं, और ये ज्यादातर ये जो चित्रकला है ये राजाओं के दरबार में देखी जाती है। अभी तक हम जो चित्रकला देखी उनमें से एक भी राजा के दरबार में नहीं थी, वो में थी या फिर गुफाओं में थी। अब हम जो चित्रकला के बारे में पढ़ने वाले हैं ये मंदिरों से हट के जो कॉमन लोग हैं या फिर राजा है उनके टाइम पीरियड में उनके पास जो चित्रकला थी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लघु चित्रकला को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मिनिएचर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग, इसलिए यहाँ पे
मिनिएचर वर्ड के बारे में बताया गया है कि मिनिएचर शब्द जो है, वर्ड जो है, लेटिन शब्द मिनियम से लिया गया है, जिसका अर्थ है लाल सीसा चित्र। पुनर्जागरण काल के दौरान इस चित्र का उपयोग अक्सर प्रबुद्ध पांडुलिपियों में किया जाता था। अब अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो यूरोप में पुनर्जागरण काल तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि 13वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक था, और इंडिया में पुनर्जागरण काल बाद में जब अंग्रेज आए थे तब माना जाता है। ठीक है। आमतौर पर न्यूनतम शब्द के साथ भ्रमित होता है, जिसका अर्थ है आकार में छोटे थे। अब जैसे हम मिनिएचर पेंटिंग देखते हैं तो हमें लगता है कि छोटी पेंटिंग को मिनिएचर पेंटिंग बोला जाता है, लेकिन इसमें जो छोटा है इसका मतलब ये है कि डिटेल थी। ये पेंटिंग जो थी डिटेल थी, यानी कि छोटी तो थी लेकिन उनमें डिटेलिंग बहुत ज्यादा थी, इसलिए इनको मिनिएचर पेंटिंग बोलते हैं। कब से शुरू हुई है? ये छठी से सातवीं शताब्दी में शुरू हुई थी। अब छठी से सातवीं शताब्दी आपको पता होना चाहिए, ये प्राचीन भारतीय इतिहास से हटके अब यहाँ पे हम मध्य भारतीय इतिहास में आ गए, मध्यकालीन युग में आ गए। और हर्षवर्धन के बाद, जो हर्षवर्धन आखिरी सम्राट था, बड़ा सम्राट था, उसके बाद जो राजपूत काल आता है इंडिया में, उसको बोलते हैं छठी से सातवीं शताब्दी या मध्यकाल, है ना। अब यहाँ पे देखो आप, भारतीय लघु चित्रों की विभिन्न शैलियां जो है, पाल है, उड़ीसा है, जैन है, मुगल और राजस्थानी, ये जगह के हिसाब से इस टाइप की पेंटिंग्स को, ये जो पेंटिंग यहाँ पे शो हो रही है, इस टाइप की पेंटिंग्स को मिनिएचर पेंटिंग बोला जाता है, जो दरबारों में, ज्यादातर राजाओं के दरबारों में देखने को मिलती है। अब यहाँ पे कुछ तकनीकें हैं, ये तकनीकें वैसे तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक आया नहीं है, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि लघु चित्र बनाने की क्या क्या तकनीकें हैं। तो लघु चित्र बनाने की कई पूर्व शर्तें हैं जिन्हें लघु चित्र बनाने के लिए पूरा करना आवश्यक है ना। अब इतना डिटेल होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तो पढ़ना है, क्योंकि सभी पढ़ना है, कहीं से क्वेश्चन आ सकता है तो पढ़ रहे हैं हम। चित्र 25 वर्ग इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी 25 सेंटीमीटर। ये वर्ग इंच का मतलब होता है इस साइड से, तो कोई भी जो शेप साइड है वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए। चित्र का विषय वास्तविक आकार के एक छेद से अधिक नहीं होना चाहिए। चित्र का आकार जो होता है, जो वास्तविक आकार है पूरे चित्र का, उसके एक छह पार्ट में आपका इसका जो वास्तविक विषय है वो आ जाना चाहिए। वास्तविक विषय से मतलब होता है कि आप क्या दर्शाना चाहते हो उस चित्र में, वो होना चाहिए, लेकिन वो एक छोटे पोर्शन में होना चाहिए। इन चित्रों में बहुत कम मानवीय पात्र है जिनका अगला चेहरा दिखाई देता है। ज्यादातर मानवीय आकृति एक पृष्ठीय रूपरेखा के साथ नजर आते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि जैसे अगर कहीं दरबार का फोटो है, युद्ध का फोटो है, तो बहुत ही कम चेहरे दिखाई देते हैं। बाकी के चेहरे क्या रहते हैं, बाकी के चेहरे भीड़ में छुप जाते हैं, उनको आप ठीक से नहीं देख पाओगे, या फिर पीछे से उनका फोटो बनाया जाता है। मतलब कि चेहरे पे डिटेल नहीं दी जाती है, ज्यादातर डिटेल जो है, जो सब्जेक्ट है उसी पे दिया जाता है। बड़ी बड़ी आंखें, नुकीली नाक, पतली कमर इन चित्रों की विशेषता है। मनुष्य की त्वचा का रंग भूरा और गोरा होता है। भगवान कृष्ण की त्वचा का रंग नीला है। अगर राजपूत शासन काल में, राजपूत राज्य में बना रहे हैं, तो ज्यादातर उनके जो पेंटिंग्स होती थी, लघु चित्रकला, वो भगवान से रिलेटेड होती थी, तो वो भगवान को नीला रंग देते थे। लेकिन अगर मुगल दरबार में कोई पेंटिंग बन रही है तो ज्यादातर राजा महाराजाओं को बताया जाता था, उनका रंग भूरा और गोरा होता था। बालों और आंखों का रंग काला है। महिला पात्रों के बाल जो है लंबे होते थे, और भारत की पुरुष और महिलाएं पारंपरिक भारतीय पोशाक, चप्पल, जूते पहनते थे। पुरुष अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं। इन चित्रों की बात कर रहे हैं, ये रियल की बात नहीं कर रहे हैं, इन चित्रों में ऐसा दर्शाया जाता था। अगला है, इन चित्रों में अधिकतर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। चित्रों को सजाने के लिए काले, लाल, सफेद, भूरे, नीले और पीले रंगों का उपयोग किया जाता था, है ना। ये तो पढ़ने लायक चीजें हैं, इनमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। अब प्रारंभिक लघु चित्र देख लेते हैं। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, लघु चित्र सूक्ष्म विवरण वाले छोटे चित्र थे। इन्हें अक्सर किताबों या एल्बमों के कागज, ताड़ के पत्तों और कपड़े सहित खराब होने वाली सामग्री पर चित्रित किया जाता था। जब कागज इतना उपलब्ध नहीं था, तब ज्यादातर कपड़ों पे ही ये पेंटिंग होती थी, लेकिन बाद में जब किताबें वगैरह आ गई, कागज उपलब्ध होने लगा, तो कागज पे इस टाइप की पेंटिंग बनती थी। ये जो लघु चित्रकला है, ये 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में विकसित हुई, जो कि हम पहले देख चुके हैं। राजपूत काल इसको बोला जाता था, या फिर मध्य युग इसको बोला जाता था। इस प्रकार की चित्रकला का श्रेय पूर्व और पश्चिम क्षेत्र को दिया जा सकता है। यानी पूर्व और पश्चिम, यानी कि पूर्व में आप देखोगे यहाँ पे बंगाल उड़ीसा वाला एरिया है इंडिया में, और पश्चिम में राजस्थान गुजरात वाला एरिया है, तो इन दोनों क्षेत्रों को दिया जाता है। अब लघु चित्रकला के दो प्रकार है, पाल शैली और अभ्रंश शैली, है ना। ये दो तरीके की चित्र हम इंडिया में देखते हैं। अब इनमें पाल शैली फर्स्ट से देख लेते हैं हम।
तो पाल चित्रकला की शैली ने भारत में लघु चित्रकला के कुछ शुरुआती उदाहरण तैयार किए। चित्रकला की ये शैली 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान फूली। अब पाल राजवंश जो है, आप जब भी पढ़ोगे तो पाल राजवंश ज्यादातर जो है पश्चिम बंगाल, आज का पश्चिम बंगाल, पहले उसको बंगाल बोला जाता था, तो पाल राजवंश वहां पे होता था। तो चित्रकला की ये शैली कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? बंगाल वाले एरिया में दिखेगी। इससे पूर्वी भाग में बंगाल के पालों के अधीन निष्पादित किया गया था। यह काल भारत में बौद्ध धर्म और बौद्ध कला के अंतिम महान चरण का गवाह था। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म जो है भारत में क्या हो गया, धीरे धीरे विलुप्त हो गया था। भारत के बाद जो पश्चिमी एशिया है वहां पे बौद्ध धर्म आज भी देखा जा सकता है, लेकिन भारत में आप देखोगे बौद्ध धर्म बिल्कुल ही विलुप्त प्राय हो गया। आज बौद्ध धर्म के इतने स्थान और लोग इससे संबंधित नहीं देखे जाते हैं। उस समय की बात है जब पाल चित्रकला धीरे धीरे फेमस होनी शुरू हुई थी। पाल चित्रकला की विशेषता क्या है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा और रंग के धीमे स्वर है। यहाँ पे धीमे स्वर, रंगों के स्वर का मतलब क्या है? स्ट्रोक बोलते हैं उनको, कि रंग जो है हल्के हैं, गहरे नहीं है। यह एक प्राकृतिक शैली है जो कि यह एक प्राकृतिक शैली है जो समकालीन कांस्य और पत्थर की मूर्तिकला के आदर्श रूपों से मिलती जुलती है और अजंता की शास्त्रीय कला की कुछ भावनाओं को दर्शाती है। ये अजंता से थोड़े सिमिलर है। यहाँ अधिकतर ताड़ के पत्ते और कागज का उपयोग किया जाता था। चित्रों में एकाकी एकल आकृतियां है। एकाकी एकल आकृतियां मतलब कि किसी सिंगल व्यक्ति का या सिंगल सब्जेक्ट का फोटो यहाँ पे बनाया जाता था ज्यादातर, है ना। ऐसा नहीं है कि ज्यादा लोगों को फोटो बनते ही थे, चित्रकला बनती ही थी, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता था कि सिंगल पर्सन का क्या है, जो पेंटिंग्स है वो बनाई जाती थी। पाल चित्रकला की बात कर रहे हैं। और समूह चित्र विरले ही मिलते हैं। ठीक है, ये मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैं आगे आके आपसे पूछने वाला हूँ ना। ऑब्जेक्टिव थोड़े से, एक दो ऑब्जेक्टिव साथ में चलेंगे, जैसे मैंने कल पूछे थे ऐसे। इनकी रचनाएं सरल है और उन्हें कुछ शासकों द्वारा संरक्षण दिया गया था जिन्हें बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। बौद्ध धर्म के वज्रयान शैली के समर्थकों ने भी इन चित्रों का उपयोग और संरक्षण किया था, जिनमें प्रमुख चित्रकार थे धिम्मन और विटापन। अच्छा, आप में से मैंने कल एक बताया था बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय होते हैं, वो कोई बता सकता है 3 संप्रदाय कौन कौन से होते हैं? आप लोग जो इतने हो अभी क्लास में, पारुल, राखी, वेदांत, मोहम्मद अनस, कोई बता सकता है कि बौद्ध धर्म के जो 3 संप्रदाय थे, पंथ थे, वो कौन कौन से? एक का नाम तो इन्होंने दे ही दिया कि वज्रयान यहाँ पे दे रखा है, और 2 कौन से थे आप बता सकते हो क्या? वेदांत, राखी, अनस, पारुल। यहाँ पे नो, पारुल का आंसर आ गया, नो। आप में से कोई? राखी, राखी बताओ बौद्ध जिसे धर्म आपके के क्या 3 कारण संप्रदाय थे? थे। हाँ बेटा। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। बौद्ध बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय है ना। एक तो हमने देख लिया वज्रयान है, बाकी 2 और कौन से? यस, हाँ ठीक है। मैंने कल भी बताए थे, चलो मैं फिर से बता रहा हूँ। बौद्ध धर्म में 3 संप्रदाय होते हैं, है ना। हीनयान, महायान और वज्रयान। ठीक है। हीनयान वो होते हैं जो गौतम बुद्ध को इंसान मानते थे, और वो मानते थे कि गौतम बुद्ध इंसान होते हुए भी वो उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। फिर होते थे महायान। महायान वो होते थे जो बौद्ध गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, और वो मानते थे कि जैसे भगवान राम ने अवतार लिया था ऐसे गौतम बुद्ध ने भी अवतार लिया था। और फिर आ जाता है वज्रयान। इसमें तंत्र मंत्र पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। ये तीसरी शैली है। तो वज्रयान शैली के समर्थकों ने पाल जो शैली है चित्रकला की उस पर ध्यान दिया, और इसमें प्रमुख चित्रकार है आपके धिम्मन और विटापल, है ना। तो अब याद रखना 3 संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के, हीनयान, महायान और वज्रयान। HMV करके जैसे भी आपको याद करना हो कर लेना, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते आएंगे मैं पूछता रहूंगा। और ये आपकी पाल शैली के चित्र है जिसमें आप देख रहे हो एकल, एक ही चित्र है, मतलब कि इसका जो सेंटर फोकस है एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति का यहाँ पे आपको चित्र देखने को मिल रहा है, और वो गौतम बुद्ध से संबंधित है। ठीक है। तो यहाँ पे ये पाल शैली कहाँ पे देखने को मिलेगी? आपको बंगाल में देखने को मिलेगी 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में। सेकंड है कला की अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली का मतलब क्या होता है?
यहाँ पे देखो, इस शैली को पश्चिमी शैली चित्रकला के नाम से जाना जाता है। इस शैली की उत्पत्ति गुजरात और राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र से हुई है। आपने मेवाड़ सुना होगा, जो महाराणा प्रताप वाला जो राज्य था उसको मेवाड़ बोलते हैं। चित्तौड़ वाला एरिया जो है, वहां पे जो आपकी पश्चिमी शैली है जो कि अपभ्रंश शैली है, वो उसका जन्म होता है। यह पाल शैली का प्रतिरूप है जो पश्चिम भारत में विकसित हुआ, है ना। अब ये भी पाल शैली की तरह ही है, लेकिन ये पश्चिम भारत में विकसित हुआ गुजरात राजस्थान वाले एरिया में, तो इसमें थोड़े से डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। इस शैली को दो चरणों में बांटा गया है। फर्स्ट है ताड़ के पत्ते पर बने चित्र और सेकेंड है कागज पर बने चित्र। अब ये ताड़ के पत्ते और कागज पे क्यों बन रहे हैं, मैंने आपको बताया था, जब कागज इतना इजीली अवेलेबल नहीं था, इजीली कागज मिलता नहीं था। तो कागज अगर इजीली नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको या तो ताड़ के पत्ते होते थे जिनपे हमारे विभिन्न ग्रंथ भी लिखे गए, या फिर कागज, अगर राज दरबार के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे कागज पे बने हुए चित्र आपको देखने को मिलेंगे। अब पश्चिम भारत में कलात्मक गतिविधि की प्रेरक शक्ति कौन सा धर्म था? जैन धर्म। जो पश्चिमी भारत है आपका, गुजरात राजस्थान, यहाँ पे जैन धर्म के लोग बहुत ज्यादा रहते थे, और वो राजा नहीं होते थे, लेकिन राजा के जो दरबार में होते थे वहां पे जैन धर्म संबंधी बहुत लोग होते थे। तो इसकी वजह से जो विषय है इनके जैन थे, यानी कि पाल वंश जो हमने अभी ऊपर देखा। पाल जो चित्रकला की शैली है, इसमें आपको चित्र देखने को मिल रहे हैं बुद्ध धर्म से संबंधित। लेकिन जब अब अपभ्रंश शैली में आते हैं, तो यहाँ पे आपको कैसे मिल रहे हैं, जैन धर्म से संबंधित चित्र देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में, क्योंकि यहाँ पे हिंदू राजा होते थे, तो उन्होंने वैष्णव शैली को भी अपना लिया। वैष्णव क्या होता है हिंदू धर्म में? जैसे अभी मैंने बुद्धिज्म में आपको तीन पंथ बताए, हीनयान, महायान, वज्रयान, ऐसे ही हिंदू धर्म में वैष्णव होते हैं, शैव होते हैं और शाक्य होते हैं। वैष्णव वो लोग होते हैं जो भगवान विष्णु को पूजते हैं, शिव वो होते हैं जो भगवान शिव को पूजते हैं, और शाक्य वो होते हैं जो देवी माता को पूजते हैं, काली सती माता को, जो हमारे होते हैं नवरात्रि जो मनाते हैं, उनको शाक्य बोलते हैं। तो ऐसे हिंदू धर्म में भी तीन आपके डिवाइडेशन देखने को मिलेंगे। तो इन चित्रों में गीता गोविंदा, अब यहाँ पे गीता गोविंदा का मतलब, गोविंदा मतलब भगवान कृष्ण की बात हो रही है अब। गीता गोविंदा और धर्मनिरपेक्ष प्रेम की अवधारणा देकर आए, जिनपे अन्यथा जैन प्रतिमा विज्ञान का प्रभुत्व था। यानी ये कुल मिला के ये बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट या तो हिंदू धर्म से संबंधित थे, या फिर जैन धर्म से संबंधित थे। अब यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होता है कि लगभग 1100 से 1400 ईस्वी तक तो पांडुलिपियों के लिए ताड़ के पत्तों का प्रयोग किया जाता था, है ना। मैंने आपको बताया कि कागज इतना इजीली अवेलेबल नहीं था, तो ताड़ के पत्ते जो होते हैं, ताड़ एक प्रकार का पेड़ होता है, तो उसके पत्ते पे लिखा हो जाता था, है ना। या तो छाल पे लिखा जाता था, जो तने की छाल होती थी, या फिर पत्तों पे लिखा जाता था। इसके बाद में इस उद्देश्य के लिए क्या हुआ, कागज का उपयोग शुरू हुआ, जब कागज थोड़ा इजीली अवेलेबल होने लगा। भले ही चित्र किताबों के लिए चित्रण के रूप में बनाई गई थी, लेकिन उन्होंने एक अलग शैली विकसित नहीं की, बल्कि कम आयाम में ही भित्ति चित्र ही थे। यानी कि भित्ति चित्र जो हमने कल देखे थे, उन्हीं को बोलते हैं भित्ति चित्र, जो दीवारों पे बनते हैं। अब चित्र दीवारों पे ना बन करके बुक्स में बनने लगे, कागज पे या फिर छाल पे बनने लगे, लेकिन ये भित्ति चित्र जैसे ही थे। चित्रों में प्रयुक्त रंगों का प्रतीकात्मक अर्थ होता था। आमतौर पर लाल, पीले, गेरू का यूज किया जाता था। बाद में चमकीले और सुनहरे रंगों का भी उपयोग किया जाने लगा। प्रतीकात्मक रूप का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कलर यूज कर रहे हो तो उनका प्रतीक होता था, कि जैसे कि अगर आप ऑरेंज कलर यूज कर रहे हो, तो वो भक्ति से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित हो जाता ना। इस तरीके से रंग स्पेसिफिक थे, स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक चित्र, यहाँ पे रंग यूज किए जाते थे। विशेषताएं क्या है यहाँ पे देख लो। चित्रों में चित्रित मानव आकृतियों की विशेषताओं में मछली के आकार की उभरी हुई आंखें, नुकीली नाक और दोहरी ठुड्डी है। यहाँ पे आपकी जो आंखें बनी हुई है, वो मछली के आकार की इस टाइप से कुछ आंखें बनाई जाती होगी। अब ये भी हम चित्र देखेंगे तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा। नाक जो होती थी बिल्कुल नुकीली होती थी, और ठुड्डी जो होती थी, जो आपकी जबड़ा होता है, वो दोहरी ठुड्डी इस तरीके से नीचे चेहरे के बनाई जाती थी। इन्होंने तीसरी और चौथी पार्श्व कला में कोणी चेहरे बनाने का चलन शुरू किया। आकृति आमतौर पर कठोर होती थी और अलंकरण भी सावधानी से किया जाता था। यानी कि भाव जो रहते थे चेहरे पे, ज्यादा फीलिंग्स नहीं दिखाई जाती थी, कठोर एकदम फ्लैट आकृति होती थी। अलंकरण का मतलब क्या होता है कि जो गहने वगैरह होते हैं, जो भी अलग से ऊपर पहनाए जाते थे, वो बहुत अच्छे से सावधानी से किया जाता था, है ना। महिला मूर्तियों में कूल्हे और स्तन बड़े हुए दिखाए गए हैं। पशु और पक्षियों की मूर्तियों को खिलौनों के रूप में दिखाया गया है। ये विशेषता है आपके जो पश्चिम भारत में चित्र बन रहे हैं उनकी।
सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है 15वीं शताब्दी के कल्पसूत्र और कालाकाचार्य कथा का। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको याद रखना जरूरी नहीं है। विशेषता है जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंस आ सकता है मेंस में कि आपको पूर्वी शैली और पश्चिमी शैली यानी पाल शैली और पश्चिमी अपभ्रंश शैली के बीच में डिटेल में आपको विभिन्नताएं बतानी है। इस टाइप से अगर आप यहाँ पे चेहरा देखोगे तो जो हमने देखा था अभी कि जो आंखें हैं वो एकदम मछली के जैसी बताई गई है, मतलब कि आंखें बहुत अच्छी तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो नॉर्मली आंखें होती है उस टाइप की आंखें नहीं, मछली आकार में आंखें बनाई गई है। नाक जो है आप देख रहे हो यहाँ पे कि नाक जो है एकदम तीखी है, और जो ठुड्डी है वो दोहरी बनाई गई है। अब यहाँ पे इस फोटो में दिख नहीं रही आपको, लेकिन इसी टाइप से बनाई जाती थी। जो चित्र है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रियल इंसान जैसा दिखेगा, लेकिन हाँ ये स्टार्टिंग में पश्चिमी अपभ्रंश शैली में इस तरीके के चित्र बनाए जाते थे। ज्यादातर चित्र जो होते थे भगवान से संबंधित होते हैं। अब आगे हम देखते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। सर ऐसा राखी। मतलब कि जैसे आपने ये चित्र बताया है, मतलब ऐसा क्यों, हम्म। अगर पूछ लिया जाए मतलब कि ऐसा चित्र बना है इसमें, ऐसा क्यों है, तो इसमें उसको हाँ, ये एग्जाम्पल अगर कैसे क्वेश्चन दें? आ जाएगा, हाँ अगर क्वेश्चन आ गया आएगा कि जो पश्चिमी चित्रकला है उसमें जो चित्र है उनमें आंखें मछली के आकार की क्यों होती थी, या नाक जो जी होती जी। थी इस तरीके से क्यों होती थी, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि पश्चिमी अपभ्रंश शैली की विशेषताएं बताइए, तो उसमें आप मैंने जो विशेषताएं बताई है वो आएगी। मान लो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि इस तरीके की आंखें क्यों बनाई जाती थी, इस तरीके की नाक क्यों बनाई जाती थी, तो आप इसको बोल सकते हो कि ये जो चित्र है ये भित्ति चित्र से डायरेक्ट आपकी किताबों में बनने लगे थे। भित्ति चित्र मैंने आपको बताया, भित्ति चित्र क्या होते हैं, जो आपके दीवारों पे बनते थे, जो हमने कल तक देखे थे, आज जी जी। स्टार्टिंग में हमने देखा है ना, उनको भित्ति चित्र बोलते हैं। वहां से जब ये किताबों में चित्र आए तब ये चित्रों का प्रारंभिक रूप है। ये जो हम लघु चित्रकला देख रहे हैं उसका प्रारंभिक रूप है। जब आप सोचो कि अगर आप बैठोगे आज और आपको मैं एक चित्र बनाने को बोलूं अपने आसपास किसी भी व्यक्ति का, तो आप जब चित्र बनाओगे तो क्या वो उस व्यक्ति जैसा बनेगा? सीधी सी बात है, नहीं बनेगा। क्योंकि आप स्टार्टिंग, अभी पेंटिंग आपकी स्टार्टिंग है। जैसे जैसे आप पेंटिंग करते जाओगे जी आपको सर। टाइम अच्छा होता जाएगा, उसके बाद आपकी पेंटिंग बिल्कुल उस व्यक्ति के जैसे जी, लगने लग जाएगी, डेवलपमेंट होता जाएगा। इम्प्रोवाइज होता जाएगा, जी सर। है ना। तो देट इज द जी रीजन जी। कि ये स्टार्टिंग है। अभी पेंटिंग इंडिया में पेंटिंग होना यहाँ पे स्टार्ट ही हुई है। जब एंड होगा, जब राजा रवि वर्मा के चित्र हम देखेंगे तो आप देखोगे कितना परफेक्ट हो गए ये चित्र। तो ये स्टार्टिंग है ना, इसलिए ये सारे चित्र ऐसे दिख रहे हैं। इनके पहले वाले भी चित्र आप देखोगे ना, जो भीम बेटिका में थे या फिर गुफाओं में थे, वो भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो स्टार्टिंग टाइम में है ना। लेकिन उस समय के हिसाब से जी ये बहुत ही ज्यादा डेवलप चित्र है उस समय, क्योंकि स्टार्टिंग ही था, लोगों ने चित्र देखे ही नहीं थे इससे अच्छे। आज अगर आप चैट जीपीटी से बोलोगे या फिर एआई से बोलोगे तो बिना मेहनत के वो आपको चित्र बना के दे देगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डेवलप हो जी गए हैं आज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते जी। हैं। और आप लोगों को समझ में आया? वेदांत आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, अनस कुछ भी नहीं बोल रहे हो आप। क्लास में हो तो कुछ बोला भी करो, नहीं अदरवाइज कोई बात नहीं, आप मैसेज भी राइट कर सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। संक्रमण काल। राखी माइक ऑफ कर लो, म्यूट कर लो। हम्म। संक्रमण काल में देखते हैं कि लघु चित्रकला संक्रमण काल में कैसी थी। अब संक्रमण काल क्या होता है? संक्रमण यानी कि वो टाइम जब दो चीजें मिलती है। अब ये कौन सा टाइम है? जब चंद्रवीं 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ। अब सांस्कृतिक पुनर्जागरण का मतलब क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन जो है, इस्लामिक शासन आया, मतलब ये बाहर से जो आपने देखा होगा अफगान आए थे, ईरानियंस आए थे, दिल्ली सल्तनत आई थी, उसके बाद टर्क आए थे, मुगल आए थे। तो इनकी वजह से क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम संस्कृति में क्या हुआ, मिक्सचर होना शुरू हुआ, संक्रमण होना शुरू हुआ, इन्फेक्शन होना शुरू हुआ, एक दूसरे से मिलना शुरू किया उन्होंने। ठीक है। अब इससे क्या होता है, किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जब पश्चिम भारतीय दरबारों में चित्रकला की पारंपरिक शैलियां बची रही और सांस्कृतिक संश्लेषण हुआ तो इस्लामिक शैलियों ने अपना स्थान ले लिया। विजयनगर के दक्षिण राज्यों में अलग शैली उभर रही थी जो चित्रकला की दक्कन शैली की तरफ थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्थ में क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम की जो जो सांस्कृतिक चित्रकला वो मिक्सचर होनी शुरू हुई, और साउथ में विजयनगर में दक्षिणी शैली जो उनकी अलग स्वतंत्र उभर रही थी। अब रंगों को सपाट तरीके से लागू किया गया था, और पोशाकों मानव रूपरेखा को काले रंग में सीमांकित किया गया था। यानी कि जो बाउंड्री होती थी, जैसे कि हम भी आज बाउंड्री बनाते हैं कोई भी चीज की, तो वो काले रंग से यहाँ पे होने शुरू हुई।
चेहरे का जो दृश्य है वो 3/4 का कोण बनाता था। अब ये चीज हमें ज्यादा समझ में नहीं आएगी कि 3/4 का कोण क्या होता है, ये जो पेंटर्स होते हैं वो लोग ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे, हमें बस ये इसकी विशिष्टताएं पता होनी चाहिए कि 3/4 का ये कोण बनाता था और अलग रूप देता है। परिदृश्य पेड़ों, चट्टानों, अन्य डिजाइनों से भरे हुए हैं और विषय की प्राकृतिक उपस्थिति को दोहराने की कोशिश नहीं करते। यानी कि यहाँ पे क्या है कि अब जो चित्र बन रहे हैं उनमें पेड़ और चट्टानों और अन्य डिजाइनें भी आनी शुरू हो गई। अब दिल्ली सल्तनत के दौरान लघु चित्रकला देखते हैं। दिल्ली सल्तनत आपको बताएं इस्लामिक शासन काल में पहले बार जब भारत में इस्लामिक शासन शुरू हुआ था दिल्ली में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे महमूद गजनवी सॉरी मोहम्मद गोरी जब यहाँ से गया था और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बनाया था, तब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। और अभी तक जो हिंदू चित्रकला चल रही थी उसमें मुस्लिम चित्रकला भी यहाँ पे मिक्स होनी शुरू होती है। और जब ये दोनों मिक्स होती है तो इंडो फारसी शैली विकसित होती है। फारसी का इंडो मतलब इंडियन, फारसी मतलब फारस देश, फारस देश यानी जो आज का ईरान है, जो उसको जिसको पहले पर्शिया बोलते थे। इन दोनों की चित्र शैलियों को मिक्स हो रही और मिक्स हुई और यहाँ से क्या हुआ, ईरान की शैली और जेनर की चित्रकला यहाँ पे बहुत प्रभावित होती है, दोनों मिक्स हो जाती है। आगे क्या होता है, सल्तनत काल कब से कब तक का है, ये यहाँ पे 1550 दे रखा है, 1450 से 1550 के बीच का है। वैसे सल्तनत काल जो है 1192 से शुरू हो जाता है जब चंद्रगुप्त सेकंड की हार होती है उसके बाद। लेकिन जब चित्र कौन कौन से टाइम में बने हमें उनके बारे में पता करना है। तो 1450 से 1550 यानी 100 साल के बीच में चित्र बने। और उत्पादन के केंद्र कहाँ पे चित्र बन रहे थे, तो मध्य प्रदेश में मांडू, पूर्वी भारत में जौनपुर प्रतीत होते हैं और कुछ काम दिल्ली और पश्चिमी गुजरात में किया गया है। अब मांडू नया है, मैंने जौनपुर के बारे में आप लोगों को बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो पुराने वीडियो देख लेना, टेक मी टेप पर रिकॉर्डिंग रहती है। तो जो जौनपुर है वो भारत में ईरानियन टाइम पीरियड में जो स्थापत्य कला बनी थी, जो यहाँ पे मस्जिद है बहुत अच्छी बनी हुई है, अटाला मस्जिद बनी हुई है जो ईरान से संबंधित है। और ऐसे ही वहां पे पेंटिंग्स भी बनानी शुरू हुई। मांडू को आप लोग जानते नहीं होंगे तो जान लो, ये मालवा में सिचुएटेड है, इंदौर के पास में जो महेश्वर सिटी है, एमपी में उज्जैन इंदौर के पास में महेश्वर करके एक सिटी है, उसके पास में मांडू है। यहाँ पे भी मुस्लिम रूल था, खिलजी शासन था और यहाँ पे भी अलग अलग टाइप से पेंटिंग बनना शुरू होती है। दिल्ली में तो ऑब्वियसली बनेगी क्योंकि यहाँ पे से कैपिटल है, राजधानी यहीं पे है ना, जो मुस्लिम शासन है उसकी राजधानी यहीं पे थी। और पश्चिम भारत में गुजरात में क्यों होती थी, क्योंकि गुजरात में राजपूत शासक रूल करते थे, तो यहाँ पे आपकी चित्रकला बननी शुरू हुई। आगे देखते हैं, भारतीय परंपराओं पर आधारित दिल्ली सल्तनत की चित्रकला की विशेषताओं में पंक्तियों में खड़े लोगों के समूह, ये इंपॉर्टेंट है ना। दिल्ली सल्तनत में अब क्या हुआ, पंक्तियों में, क्योंकि अब दरबार बनने लगे थे, दरबार थे तो दरबार में लोग खड़े होते थे समूह में और समान मुद्राएं उनकी दिखाई जाती थी, सभी लोग एक तरीके से मुद्राएं दिखाई जाती थी। चित्रकला को चौड़ाई में चलने वाली सजावट की संकीर्ण पंक्तियां और चमकीले और असामान्य रंग शामिल है। अब ये जो हम चित्र देखेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा संकीर्ण पट्टियों का मतलब क्या होता है। आगे है, मांडू में चित्रित निमतनामा एक उल्लेखनीय पांडुलिपि व्यंजनों की एक पुस्तक है, एक बुक है निमतनामा, जिससे हमें मांडू के चित्रों के बारे में पता चलता है नासिर शाह के शासनकाल के दौरान। अब ये नासिर शाह कौन है, जब दिल्ली सल्तनत पे जो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश वगैरह रूल कर रहे थे, तो ये पूरे भारत पे रूल नहीं कर रहे थे। मांडू जो है, अगर मैं आपको बता सकूं कहीं पे, 1 मिनट, अब ये मान लो कि आप इंडिया है, तो जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ ना, तो दिल्ली सल्तनत ये दिल्ली और उसके आसपास वाले कुछ एरिया पे ही रूल करते थे ना। यहाँ पे राजस्थान में राजपूत रूल करते थे, गुजरात में राजपूत रूल करते थे, यहाँ पे साउथ में विजयनगर एम्पायर वगैरह था, मतलब दूसरा एम्पायर था। और यहाँ पे सेंटर में जो था, यहाँ पे मांडू था। तो यहाँ पे भी मुस्लिम रूल आ गया था, लेकिन ये दिल्ली सल्तनत से अलग था। यहाँ के लोग जो थे, यहाँ पे जो मुस्लिम रूल कर रहे थे, वो दिल्ली सल्तनत से थोड़े अलग थे, वो स्वतंत्र थे। तो नासिर शाह वहाँ का शासक था, जिसमें सुल्तान को परिचायकों से घिरा हुआ दिखाया हुआ है, भोजन दवाएं तैयार करते हुए उन्हें दिखाया गया है। चित्रों के चित्रकार यहाँ पे भारतीय थे, लेकिन उन्होंने मोटे हरे रंग की पट्टियों, पृष्ठभूमि रंगों, प्रांतीय फारसी आकृति के उपयोग के साथ ही सिराजी मॉडलों को बहुत अधिक आकर्षित किया। अब यहाँ पे जो जो चीजें मैं उनका मतलब बता देता हूँ।
यहाँ पे उन्होंने मोटे हरे रंग की पट्टियों का यूज किया है, इसका मतलब कि ये मुस्लिम रूल को दर्शाता है। पृष्ठभूमि रंग किसे बोलते हैं? जब हम कोई भी फोटो लेते हैं या भी कोई भी चित्र बनाते हैं, अगर मान लो ये चित्र है, यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का आपने चित्र बनाया है, तो बैकग्राउंड में जो कलर है उसको बोलते हैं पृष्ठभूमि कलर। जैसे कि अगर आपके पीछे आसमान है तो वो ग्रे होगा, काला होगा, सफेद होगा। अगर आपने अंधेरे में कोई फोटो ली है तो आपका बैकग्राउंड जो है काला होगा। तो ये सभी यहाँ पे होना शुरू हुआ। फिर प्रांतीय फारसी आकृतियां, और फारसी आकृतियां यानी कि इस फोटो में कुछ कुछ आकृतियां ऐसी होती थी जो फारसी होती थी, यानी पर्शिया से रिलेटेड होती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि राजा खुद पर्शिया से आया हुआ था, ईरान से आए हुए थे मुस्लिम रूलर्स। और सिराजी मॉडल क्या होता है? शिराज एक सिटी है, ईरान में ही है, एक सिटी है सिराज करके। तो वहां पे बहुत ज्यादा पेंटिंग्स और आर्किटेक्चर बनता था, तो उससे इंस्पायर होकर यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह की जाती थी। तो ये सारी चीजों को मैंने मतलब समझा दिया किस टाइप से आपको चीजें यहाँ पे बनती थी। इसके अलावा लोधी खुलदार नामक एक अन्य शैली भी इस काल में प्रचलित थी, जिसका अनुसरण दिल्ली और जौनपुर के बीच कई क्षेत्रों में किया जाता था। लोधी खुलदार, बस ये आपको याद नहीं रखना है ना, लोधी खुलदार बहुत डिटेल हो जाएगा ये। आपको बस ये याद रखना है कि सल्तनत काल में दिल्ली, जौनपुर, गुजरात, मांडू, इन जगहों पे पेंटिंग होती थी। इसके बाद क्या होता है? बाद में तीन प्रमुख शैलियां उभरी जो मध्ययुगीन परिदृश्य पर हावी रही: मुगल, राजपूत और दक्कन। अब सीधी सी बात है, जब जब दिल्ली सल्तनत एंड होती है और फिर मुगल आते हैं 1526 में, जो पानीपत का फर्स्ट युद्ध होता है 1526 में, इब्राहिम लोदी और किसके बीच में होता है ये? बाबर के बीच में, है ना? तो अब क्या होता है, इंडिया में जो दिल्ली है वहां पे मुगल रूल करना शुरू कर देते हैं। राजपूत राजस्थान और गुजरात में रूल कर ही रहे थे पहले से। और दक्कन में यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य और अन्य शर्की शासक रूल करने लग गए थे। तो इन्हीं तीनों की अलग अलग शैलियां आपको देखने को मिलेगी। वैसे तो वो सेम ही होती थी, लेकिन कुछ कुछ चीजें वहां पे रूलर्स के हिसाब से अलग अलग होती थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे, इन्होंने दिल्ली सल्तनत की मिसालों से उधार लिया लेकिन अपना व्यक्तित्व विकसित किया। यानी कि जो पेंटिंग्स का शैली थी वो दिल्ली सल्तनत से ही ली गई थी, लेकिन इन्होंने अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ उसमें मॉडिफिकेशन भी कर रखे थे। अब दिल्ली सुल्तानत की पेंटिंग आविष्कार की अवधि का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें मुगल और राजपूत कला विद्यालयों के विकास के लिए मंच तैयार किए। इसका कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो मॉडर्न पेंटिंग है वो दिल्ली सल्तनत में शुरू हुई थी, लेकिन बाद में उसको अच्छे से डेवलप्ड किसने किया? मुगल एम्पायर ने और राजपूत एम्पायर ने, जो कि 16वीं से 19वीं सदी तक विकसित हुए थे। ये यहाँ पे आपने देख रखा है इस टाइप की पेंटिंग। अब देखो यहाँ पे जो पेंटिंग है, हमने जो पहले पेंटिंग देखी थी मध्ययुगीन में पेंटिंग थी, जिसमें जो आंखें हैं वो बिल्कुल मछलियों जैसी ऐसी बनी हुई थी, नाक बिल्कुल एकदम ऐसी थी। तो इस टाइप से ये चीजें नहीं है, अब बहुत डिटेल पेंटिंग है। इसमें आपको चेहरे स्पष्ट नजर आ रहे हैं, डिटेल में नजर आ रहे हैं, बैकग्राउंड भी अच्छा दिख रहा है, और एक से ज्यादा लोग आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये पूरा दरबार की बिल्कुल फोटो दिख रही है, मुगल दरबार आपको दिख रहा है आई थिंक, है ना? ये जहांगीर के टाइम की फोटो होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें थोड़ा डिटेल अच्छी आ गई है, और जो चेहरे हैं वो अच्छे से दिख रहे हैं। बिल्कुल आपने देखा कि अलग अलग लेवल है, यहाँ पे ये नीचे बैठे हैं, फिर ऊपर, फिर इनसे बहुत ऊपर। तो ये डिटेल आना यानी कि थोड़ा डेवलप्ड हो गई। अब हम मुगल काल की लघु चित्रकारी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब है ना, मुगल और राजपूत जो चित्रकला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वहां से बहुत ज्यादा बनने की संभावना सबसे ज्यादा वहां पे बनने की है। तो हम ये देख लेते हैं, मुगल शासक बादशाहों ने अपनी प्रेरणा कहाँ से ली? तो मुगल बादशाहों ने फारसी चित्रकला से अपनी शैली पेश की और इसे नए विषय, रंग और रूप जोड़े। यानी कि बेसिक इन्होंने कहाँ से लिया था? फारसी। फारसी जो दिल्ली सल्तनत में पेंटिंग होती थी वहीं से लिया। बाद में इन्होंने अपने नए जो चीजें इन्होंने ऐड करते गए। कोई भी चीज स्टार्टिंग में होती है तो बेसिक होती है, फिर हम अपने हिसाब से उसमें नई नई चीजें ऐड करते रहते हैं। दरबारों के दृश्यों को भव्यता से चित्रित किया। मुगल काल में ज्यादातर चित्रकारी जो होती थी ना वो दरबार की होती थी, क्योंकि भगवान की चित्रकारी चित्रकारी तो ये लोग नहीं करेंगे ना। मुगल काल में भगवान के चित्र नहीं बनाए जाएंगे, तो ये अपने को ही अपना ही फोटो बनवाते रहते थे, अपनी पेंटिंग बनवाते रहते थे, जो इनके दरबार में अपने आप को बहुत ही शानदार बताने की कोशिश करते थे। आमतौर पर पहाड़ी परिदृश्य था, फूलों और जानवरों को बड़े पैमाने पर चित्रित किया गया था। मैं आगे आपको पेंटिंग बताऊंगा जो इन्होंने बनवाई थी। ध्यान भगवान का चित्रण करने से हटकर शासक की महिमा पे चला गया। ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है कि मुगल काल में जो है भगवान का चित्र नहीं बन रहा है, किसका किसका बन रहा है? शासक का, शासक की महिमा। जैसे कि ये वाला फोटो ही हमने देखा, तो इसमें आपने देखा
कि ये जो किंग है वो क्या कर रहा है, वो चैरिटी बांट रहा है या फिर लोग इसको सलाम कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। तो ऐसा बताया, यानी कि शासक जो राजा होता था उसको बहुत ज्यादा पावरफुल बताने की कोशिश की गई है इन पेंटिंग, है ना। और उनके जीवन को केंद्रित हो गया। यहाँ पे शिकार के दृश्य देखने को मिलेंगे आपको, ऐतिहासिक घटनाएं देखने को मिलेगी, अदालत से संबंधित अन्य चीजें यहाँ पे केंद्रित हो गए थे। मुगल चित्रकला की विशेषता क्या है, उनकी सूक्ष्मता और प्रकृतिवाद है। चमकीले रंगों के प्रयोग के कारण इन्हें अद्वितीय माना जाता है। सूक्ष्मता यानी कि जैसे कि हमने ये पेंटिंग में देखा था, डिटेल बहुत है, बिल्कुल एकदम रियल दरबार हमको देखने को लग रहा है। कुछ भी चेहरे ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब देखने को मिल रहे हैं, दरबार लग नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छे से देखने को मिल रहे हैं, रियल है, एकदम रियल फोटोग्राफी, रियल पेंटिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। वे भारतीय चित्रकारों के प्रदर्शन की सूची में लघुकरण की तकनीक लाए। इस तकनीक के तहत वस्तुओं को इस तरीके से खींचा जाता था कि वास्तव में जितनी वे है उससे अधिक करीब और छोटी दिखती थी। तो ये मुगल पेंटिंग में ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी थी। अब इसका मतलब क्या है कि जो वास्तव में पेंटिंग बनती थी, जैसे कि अब ये आदमी है तो आदमी इतना बड़ा नहीं होता, आदमी तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इस पेंटिंग में इस तरीके से बताया जाता था कि सारे जो दरबार है वो इतने छोटे एरिया में आ जाए, जो कि पेंटिंग का मूल रूप यही होता है कि आपको एक बहुत बड़े एरिया को बहुत छोटे रूप में दर्शाना होता है, लेकिन वो दर्शाए तो ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल ये दरबार है। तो इस टाइप से ये पेंटिंग बनाई जाती है। अब चित्रकार, हाँ, वैसे तो हमने इतने सारे गुफाओं के, मंदिरों के चित्र देखे, लेकिन किसी भी चित्रकार के नाम हमें नहीं पता थे। क्यों नहीं पता थे? क्योंकि वहां पे चित्रकला में जिन्होंने चित्र बनाए हैं उनके नाम लिखे ही नहीं जाते थे। मुगल काल में हमें फेमस पेंटर्स देखने को मिलते हैं, चित्रकला करने वाले लोग मिलते हैं और उनके नाम भी मिलते हैं। इसलिए जब हम चित्रकला की बात करें तो मुगल चित्रकला में हमें नाम याद करने पड़ेंगे। एक दो नाम है, ज्यादा नहीं, तो थोड़े से हम देख लेंगे। कई युद्ध लड़ने के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। चलो, आप लोगों में से एक बताओ कोई भी कि मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? पारुल, वेदांत, राठी, अनस, कौन से ईयर में मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ है? जल्दी से बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक अगर कोई पूछा है इसमें कुछ जो समझा है इसमें कोई डाउट है तो भी बता दो। 400 BC? नहीं नहीं, बिल्कुल बेसिक है। देखो मैंने अभी बताया था आपको, फिर से बता रहा हूँ कि बाबर जो आया था इंडिया में, वेरी गुड वेदांत, वेदांत ने सही बताया। भारत में जो बाबर आया था उसका टाइम पीरियड जगह से देख लेते हैं। 1526 में बाबर इंडिया आता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये फर्स्ट बैटल होती है ना, वो बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है पानीपत की बैटल में। उसके बाद 1527 में बैटल ऑफ खानवा होती है जिसमें राणा सांगा को हरा देता है बाबर, और इंडिया में बाबर जम जाता है। फिर 1528 में भी एक बैटल होती है और 1529 में इसकी लास्ट बैटल होती है। इन दोनों का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन 4 बैटल लड़ता है बाबर और फिर 1530 में उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से बाबर रूल करता है। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में होती है, और ये बीसी नहीं है, ये सी है ना। वेदांत जब भी तुम लिखो तो बीसी और सी लिखना है, हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो बीसी एंड सी लिखना है। अच्छा, इसके बाद होती है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, मतलब इसके डायरेक्ट बात नहीं होती है, लेकिन तीनों बैटल ऑफ पानीपत बता रहा हूँ मैं। जो फर्स्ट होती है 1526 में, जो कि होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीतता है। फिर हो जाती है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1556 में होती है, जो कि अकबर और हेमू के बीच में होती है ना। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है 1761 में, बहुत लेट होती है। ये होती है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक है, तो ये 3 युद्ध होते हैं पानीपत के, अलग अलग, आपको एक साथ लिख लेने हैं, जहाँ भी लिख रहे हो आप लोग तो लिख लेना है ना। 3 बैटल ऑफ पानीपत होती है। पहली होती है 1526 में जिसमें बाबर लड़ता है इब्राहिम लोदी से, बाबर जीत जाता है। 1556 में होती है फिर अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर जीत जाता है। 14 साल का रहता है, 14 ईयर ओल्ड एक बच्चा रहता है ना। इनका जो सेनापति रहता है वो इनकी जगह लड़ता है। थर्ड होती है 1751 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक है, आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप लोगों को वैसे ही समझ में आ जाएगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। मुगल चित्रकार, तो कई युद्ध लड़ने के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। इसके पास चित्र बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि 4 साल में मैंने बताया कि 1526 में युद्ध लड़ा, 27 में लड़ा, 28 में लड़ा, 29 में लड़ा और 30 में इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन कहा जाता है कि इन्होंने फारसी कलाकार बेहजाद को संरक्षण दिया, जिन्होंने मुगल परिवार के पेड़ से कुछ चित्र बनाए थे। पेड़ से मतलब कि मुगल फैमिली ट्री बनाते हैं ना, जिसमें एक अलग ऐसे ऐसे अलग अलग लोगों के चित्र बनते हैं, तो ये इन्होंने बनाया था बिजहाद। क्वेश्चन आ सकता है फ्री में कि बिजहाद जो रहता है वो जो पेंटर है वो कौन से राजा के टाइम पे था, तो ये बाबर के टाइम पे था। फिर बाबर का बेटा रहता है हुमायूं, जो कि कला का महान संरक्षक था। कम उम्र में सिंहासन पे बैठा और इन्होंने चित्रों और सुंदर स्मारकों के निर्माण में रुचि ली थी। लेकिन क्या हुआ, इनके बाद में इनकी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब ये शेरशाह शूरी से सिंहासन हारते हैं, पहले तो ये सिंहासन हार जाते हैं और इन्होंने इन्हें वापिस से फारस में निर्वासित कर दिया था। मतलब शेरशाह सूरी जो रहता है वो इनको युद्ध में हरा देता है और इसकी वजह से ये फारस या पर्शिया की तरफ चले जाते हैं। और फिर क्या होता है कि इनकी पेंटिंग वगैरह सब हट जाती है, छूट जाती है। लेकिन जब ये फारस के दरबार, शाह का मतलब क्या होता है, राजा होता है। फारस का राजा जो था तहमास्प के दरबार में जाते हैं, ये शरण लेते हैं वहां पे। तब इन्होंने 2 चित्रकार की सेवाएं ली थी, अब्दुल समद होगा, अब्दुल समद और मीर सैयद अली। इन्होंने चित्र बनाए थे, है ना। और ये जब ये वापस हुमायूं भारत आ जाता है और जीत जाता है, तब ये इनको अपने साथ में लेके आ जाता है, इन चित्रकारों को लेके आ जाता है। कौन से चित्रकार होते हैं? अब्दुल समद और मीर सैयद अली, इनको ये वापस भारत में लेके आ जाता है। ये कलाकार मुगल चित्रकला में फारसी प्रभाव लाने के लिए जिम्मेदार थे और इन्होंने कई सफल सचित्र एल्बम बनाए। एल्बम का मतलब क्या होता है? चित्र का मतलब होता है एक चित्र, एल्बम का मतलब होता है एक बुक है जिसमें एक के बाद एक के बाद एक चित्र बने हुए होते हैं। एक से ज्यादा चित्र को एल्बम बोला जाता है। अकबर के शासनकाल के दौरान तूतीनामा नामक एक सचित्र पांडुलिपि बनाई गई। तूतीनामा क्या है? एक बुक है, लेकिन उसमें चित्र भी थे जो अकबर के टाइम पे बने थे। ठीक है, ये इस टाइप के चित्र आप मुगल चित्रकला के दौरान देख पा रहे हो। बिल्कुल डिटेल है एकदम, बहुत शानदार चित्र बना है वैसे तो। और जो मैंने बोला था पृष्ठभूमि कलर, ये इसको बोलते हैं, जो पीछे बादल वगैरह बने हुए हैं इनको बोलते हैं पृष्ठभूमि कलर। आगे हम देखते हैं। अकबर अपने दस्तावेजों की चित्रकारी और लेखन के लिए समर्पित संपूर्ण विभाग की स्थापना के लिए जिम्मेदार था। यानी अकबर ने क्या करा, पेंटिंग और राइटिंग के लिए एक अलग ही विभाग खोल दिया, एक अलग से विभाग इन्होंने बनाया था। उन्होंने तस्वीर खाना नामक एक औपचारिक कलात्मक स्टूडियो की स्थापना की, जहां पर कलाकारों को वेतन पर रखा जाता था और उन्होंने अपनी शैली विकसित की। याद रखना है आपको, तस्वीर खाना विभाग किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। अकबर चित्रकला को अध्ययन और मनोरंजन के साधन के रूप में देखता था। उनका मानना था कि एक चित्र विषय के आचरण को दिखा सकती है और सजीव छवियां बनाने वाले चित्रकारों को नियमित रूप से सम्मानित किया जाता था। ये अकबर के टाइम की हम बात करें। अकबर ने भारतीय कलाकारों की सुंदरता को भी पहचाना, जिन्होंने पिछले शासकों के लिए काम किया था, और उन्हें अपने तस्वीर खाने में काम करने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। अतः मुगल चित्रकला में भारतीय प्रभाव की शुरुआत हुई। अभी तक क्या था, बाबर और हुमायूं के समय पे जितने भी चित्रकार थे वो फारस देश से थे, यानी फारसी थे, पर्शियन थे, ईरान से आए हुए थे। लेकिन अकबर ने क्या किया, भारत में जो विभिन्न पेंटर थे उनको अपने साथ में लेके आने की कोशिश की और भारतीय प्रभाव बनाने की शुरुआत की। जैसे अकबर के दरबार में तानसेन थे, तो वो भारत के एक संगीतकार थे। उन्होंने उनको, जो रीवा के राजा है वहां से उन्होंने रामतनु करके कोई राजा थे, उनसे उनको बोला कि आप इनको, तानसेन बहुत अच्छा गाते हैं तो इन्हें दिल्ली में भेज दो, मेरे पास आगरा में भेज दो। आगरा में फतेहपुर सीकरी राजधानी थी अकबर की, तो वहां भेज दो। ऐसे ही उन्होंने भारत में विभिन्न जगहों पे जितने भी अच्छे पेंटर थे उनको बुलाया अपने दरबार में, और उस दरबार का नाम क्या था? तस्वीर खाना। उनका जो डिपार्टमेंट था वहां पे उन्होंने बुलाना शुरू किया। अकबर के काल में चित्रों की परिभाषित विशेषताएं त्रिआयामी आकृति का उपयोग और अग्र दशांकन का नियंत्रण उपयोग। त्रिआयामी क्या होता है? जो 3D होती है। जैसे ज्यादातर पेंटिंग, जैसे अगर मैं मान लो कैसे मैं ये पेंटिंग बना रहा हूँ, मैं अगर ये पेंटिंग बना रहा हूँ कोई भी इस टाइप की, तो अगर ये मैंने कुछ बनाया है मान लो, तो ये 2D है ना, 2 डायमेंशन में, ये लंबाई और चौड़ाई में। लेकिन जब हम 3D बनाते हैं तो 3D में क्या रहता है, एकदम आप ऑब्जेक्ट को 3 डायमेंशन में देख सकते हो, ज्यादा अच्छे से देख सकते हो। तो इस टाइप की आकृति बनाना शुरू की।
राखी आपका माइक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कलाकारों ने चित्रों के सुलेख के उपयोग को प्रोत्साहित किया। सुलेख मतलब लिखने की जो कला होती है, जिसको कैलीग्राफी बोला जाता है। इस काल की विशिष्ट सर माइक ऑन विशिष्ट हो गया था? विशेष। हाँ, माइक ऑन हो गया था आपका, आप किसको नहीं आवाज दे सर, रहे थे वो वो भी आया ऐसा था। था ना, मैं काम कर रही थी तो बच्चे ने कर दिया, तो ये चला लेता है ना फोन मेरा। हाँ, तो इस टाइम पे कोशिश करो बच्चों के हाथ में ना दो आप, ओके, दूसरों को डिस्टर्ब मत हाँ, ये उठ गया। करो। तो इसके अलावा चित्रों में सुलभ के उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस काल की विशिष्ट विशेषताओं में लोकप्रिय कला था दरबारी कला में परिवर्तन था। अर्थात कलाकार का ध्यान जनता के जीवन की तुलना में दरबारी जीवन के दृश्य को चित्रित करने पर अधिक था। सीधी सी बात है, क्योंकि आप चित्र बना रहे हो राजा के दरबार में हो, और राजा क्या होता है कि राजा को वो चित्र अच्छे लगते हैं जो उनके बारे में बताया गया, जिसमें राजा का फोटो होगा। अगर दरबार जनता के बारे में फोटो बनाने लग गए, चित्र बनाने लग गए, तो क्या होगा, राजा को इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो दरबार के चित्र ज्यादा बनाए जाते थे। इस काल के प्रसिद्ध चित्रकारों में शामिल है दसवंत, बसावन और केसो। आपने तीनों के नाम देख लिए, तीनों हिंदू नाम है, इंडियन नाम है। तो ये अकबर ने जो देसीकरण किया था, यानी भारतीय प्रभाव लाने की कोशिश की थी, भारत के चित्रकारों को लाने की कोशिश की थी, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो दसवंत, बसावन और केसो इस टाइम के चित्रकार हैं। अकबर के शासन काल के दौरान प्रमुख सचित्र पांडुलिपियां, पांडुलिपियां क्या होती है, जो हाथ से लिखी हुई बुक होती है उनको पांडुलिपियां बोला जाता है। तो इन बुक्स में बहुत सारे फोटो बनाए जाते थे। अब वो कौन कौन सी बुक्स है, जैसे तूती नामा है, हमजानामा है, अनवर ए सुहेली है, शादी का गुलिस्तान है, इस टाइप की ये जो बुक्स है जो अकबर के टाइम में बनी थी, इनमें आपको फोटो यानी चित्र कला देखने को मिल जाएगी। मैं बार बार फोटो बोल रहा हूँ, फोटो नहीं होता है वो, चित्रकला होती है, चित्र होते हैं, है ना। इस टाइप के जो चित्र है ये अकबर के टाइम में देखने को मिलते हैं। और ये देखो आप यहाँ पे थोड़ा अच्छे से देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है और बीच में चित्र है, जैसा हम आजकल किसी बुक में देखते हैं कि चित्र है और साथ में लिखा हुआ भी है। तो ये अकबर के टाइम में शुरू हुआ था कि लिखना भी है और चित्र भी साथ में। अब जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है हम वो देख रहे हैं, यानी जहांगीर के बारे में। वैसे जहांगीर के बारे में हम कल ही देखेंगे, क्योंकि जहांगीर चित्रकला जो थी अकबर के टाइम पीरियड में सबसे अच्छी थी जहांगीर के टाइम पे। तो जहांगीर को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। एक बार हम रिकेप कर लेते हैं कि आज हमने जो जो चीजें देखी उसको जल्दी से रिकेप कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा आज हमने जो भारत की लघु चित्रकला है, लघु चित्रकला क्या होती है, लघु चित्रकला वो चित्रकला होती है जिसमें डिटेल में सारी चीजें होती है और जो राज दरबार में ज्यादातर बनाई जाती थी। इस टाइप की पेंटिंग को लघु चित्रकला बोलते हैं। लघु चित्रकला बनाने के लिए कौन कौन से कलर्स का प्रयोग किया जाता था वो हमने देखा, किस तरीके की इसकी डिटेलिंग थी वो किस टाइप की थी वो हम लोगों ने देखा। प्रारंभिक चित्रकला भारत में कहाँ से शुरू हुई थी, भारत में जो दो प्रमुख शैलियां हैं चित्रकला की वो हमने देखी थी, कि पाल है और ब्रज है। पाल जो है ये ईस्ट में भारत में, वेस्ट बंगाल बंगाल वाले एरिया में, और अपभ्रंश शैली जो है गुजरात और राजस्थान वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगी। पाल शैली, पाल वंश के दौरान यहाँ पे चित्रकला बनी थी, और इनका जो सब्जेक्ट होता था वो बौद्ध धर्म और बौद्ध कला से संबंधित होता था, और बौद्ध धर्म में भी वज्रयान जो धर्म था उनसे संबंधित ज्यादा यहाँ पे चित्र होते थे। यहाँ पे ताड़ के पत्तों का यूज किया जाता था और कागज का यूज किया जाता था, और यहाँ पे ज्यादातर एकाकी समूह चित्र होता था, यानी कि किसी एक ही चीज का फोटो होता था, चित्र होता था, और समूह चित्र नहीं बनते थे। जैसे कि यहाँ पे ये एक गौतम बुद्ध का चित्र बनाया हुआ है, तो एकाकी चित्र है, इसमें ज्यादा लोगों को नहीं बताया जाता। अपभ्रंश शैली जो पश्चिम भारत में राजस्थान और गुजरात में विकसित हुई थी, जिसमें भगवान से संबंधित चित्र बनाए जाते थे, और इनमें जो विशेषताएं थी हमने देखी थी, उभरी हुई आंखें होती थी, नुकीली नाक और दोहरी ठुड्डी होती थी, और कोनी चेहरे बनाने का कोशिश की जाती थी, जैसे कि यहाँ पे आप फोटो एक देख रहे हो। संक्रमण काल क्या होता है, संक्रमण काल वो टाइम होता है जब मुस्लिम इन्वेजन होता है, मुस्लिम रूलर्स भारत में रूल करने लग जाते हैं, और वो हिंदू पेंटिंग और मुस्लिम पेंटिंग दोनों मिक्स होके एक तरीके के चित्र बनाते हैं, जो कि सल्तनत काल में शुरू होता है, जो कि 1450 और 1550 के बीच के 100 साल में हम देखते हैं, जो कि इंडिया में 4 जगह पे था, जौनपुर, दिल्ली, मांडू, गुजरात, राजस्थान। फिर हम देखते हैं मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला में हमने बाबर के बारे में पढ़ा। बाबर पहला था जिसे भारत में आया था और यहाँ पे डायनेस्टी स्टार्ट की थी। लेकिन ज्यादा जो मुगल चित्रकला हमें फैली हुई देखने को मिलती है वो अकबर के टाइम पीरियड में मिलती है, जब अकबर
एक डिपार्टमेंट बना देता है, डिपार्टमेंट का नाम देता है, क्या नाम देता है, तस्वीर खाना। तस्वीर खाना नामक एक डिपार्टमेंट बनाता है जहाँ पे पेंटिंग्स ही ज्यादातर बनाई जाती थी। और जो प्रमुख पेंटर थे उस समय वो थे, हिंदू थे, दसवंत बसावन एंड केसु, जो अकबर विभिन्न जगह से अपने दरबारों को बुलाता है। तूतीनामा, हमजानामा, अनवर सोहेली और शादी टाइप की बुक्स से वो प्रस्तुत करता है उस समय पे, और इस टाइप से वहाँ पे पेंटिंग होती है। लास्ट जो अब जहांगीर है, जो कि इम्पोर्टेंट है चित्रकला में, ये हम कल देखेंगे। तो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को जो पारुल, राखी, वेदांत, मोहम्मद अनस, आप लोगों को कुछ ऐसे सर एक चीज पूछनी है मुझे कि ऐसा है ना कि थोड़ा बाबर के बारे में ज्यादा आता है और मुझे पता नहीं है, तो थोड़ा उसके बारे में मुझे डिटेल्स में, शायद पहले पढ़ाया होगा आपने, मैंने पहले क्लास करी नहीं थी। देखो मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को पता नहीं है ये क्लास चल कौन सी रही है। आप लोगों को पता है कौन से सब्जेक्ट के बारे में ये क्लास है? इतिहास है। हाँ, यही डिफिकल्टी है। देखो हिस्ट्री में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो मैं दो जो क्लास लेता हूँ, यानी मंडे एंड ट्यूसडे को दो जो क्लासेस होती है वो 5:30 बजे, वो होती नहीं है सर, पहले एंशिएंट पता हिस्ट्री था, की। अब थोड़ा टाइम चेंज हो गया है ना सर। तो हाँ, तो सुनो ना, मैं बताऊँ, एक मिनट समझो। तो मंडे एंड ट्यूसडे को मेरी क्लास जो होती है वो एंशिएंट हिस्ट्री की होती है, जिसमें हम प्राचीन इतिहास देखते हैं। जी इंडस वैली सिविलाइजेशन से लगा के समझ लो आप हर्षवर्धन के टाइम तक, कि 7वीं शताब्दी तक वहां तक पढ़ा है। और आज और कल, जो कल हुई थी हमारी, यानी बुधवार और गुरुवार को जो मेरी क्लासें होती है, ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर की होती है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी इतिहास में पुराने चला टाइम से जाती लेके अभी तक। हाँ, तो कला और स्थापत्य कला, यानी कि इसमें सारी चीजें आ जाती है, पेंटिंग आ जाती है, मूर्तिकला आ जाती है, कोई बिल्डिंग है। बनी ताजमहल जैसी तो वो आ जाएगी, कोई बुक लिखी है तो वो आ जाएगी, तो वो है। तो इसलिए इसमें मैं बाबर के बारे में हिस्ट्री पढ़ा तो सकता हूँ, लेकिन वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं। अगर बाबर के टाइम पे कोई चीज बनी ही नहीं है तो मैं उसको पढ़ाऊंगा, है समझ में? तो है ना? सर जब बाबर के, हिस्ट्री में तो है हाँ ना, तो बोलो। थोड़ा जब ही पढ़ाना। हाँ हाँ, पता नहीं हिस्ट्री है मुझे हिस्ट्री जब मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो पूरी हिस्ट्री चलेगी। फिर ये नहीं चलेगा कि कौन सी पेंटिंग बनी थी, कौन सी बिल्डिंग बनी थी, कौन टाइप के उस जी समय मूर्ति बनी थी, वो नहीं। फिर हम युद्ध पढ़ेंगे, और कौन सा राजा आया था, कौन सा राजा गया था, वो पढ़ेंगे। तो ये डिटेल है ना? तो यहाँ सर पे समझे डिफरेंस ये, क्या जी सर वो मैं ये कह रही हूँ, इवनिंग की क्लास में पढ़ाएंगे ना आप तो है। इस इवनिंग की टाइम। क्लास में ही पढ़ाता हूँ मैं। बस ये जैसे कि आज ओके मेरी क्लास हो गई, 3 दिन मेरी क्लास नहीं है, यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार को मेरी क्लास नहीं रहेगी, है ना? इसके बाद मैं मंडे को आऊंगा 5:30 बजे, और मेरी क्लास आएगी हिस्ट्री की, उस समय एंशियंट हिस्ट्री की रहेगी क्लास। ठीक है? ओके सर, ओके सर। ओके, कोई डाउट तो नहीं है ना? और ये सारे जो मैंने पढ़ाया पीडीएफ ये आपको टेकमी टैब पे मिल जाएगा, और वहाँ पे टेस्ट से भी है तो आप लोग टेस्ट से भी दे सकते हो। ओके, आई एम एंडिंग दिस क्लास, ये खत्म करते हैं ना। कीप लर्निंग, ऑल ऑफ यू।